हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है। अगर आप इसका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर लेते हो तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपका सिलेबस फुलफिल हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आपके एग्जाम को लेकर, आपको पूरा गाइडेंस भी आपको साथ में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज जो जो भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में मैं कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 और 24 के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप कंप्लीटली देखना। आपके एग्जाम में पॉसिबल है कि ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का विश्राम विभव कितना होता है? आपको पता होगा न्यूरॉन का एक पोटेंशियल रेस्टिंग नंबर होता है, आपको बताना है कि वो नंबर कितना होता है। -95 होता है, +85, -70 AV या ऑप्शन डी +70। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, -70 MV। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शब्दार्थ विषयक एक हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि पहले सेमेंटिक मेमोरी क्या होता है। सेमेंटिक मेमोरी मैक्सिमम जो सेमेंटिक मेमोरी का हम यूज़ करते हैं लॉजिकल क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी आप लॉजिकल क्वेश्चन या जनरल नॉलेज क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वो सब आपके सेमेंटिक मेमोरी यूज़ करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि शब्दार्थ विषयक एक किसका हिस्सा है, मतलब सेमेंटिक मेमोरी किसका एक पार्ट है। क्या वो अवनत स्मृति का पार्ट है, एक्सप्लिट का पार्ट है, फ्लैश बल्ब का पार्ट पार्ट है या ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है। तो याद रखिएगा, सेमेंटिक्स जो मेमोरी होती है वो एस्पेक्ट मेमोरी का एक पार्ट माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वृत्तात्मक स्मृति मस्तिष्क के किस भाग में भंडारित की जाती है? आपने नाम देखा होगा एपिसोडिक मेमोरी। मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एनसीईआरटी जरूर कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो क्लास 11 और क्लास 12 का, तो मैक्सिमम वो सारे टॉपिक आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस उसका जो विस्तार होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, मतलब उसको और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करना, उसका नोट्स जरूर आपके पास होना चाहिए और अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको बताना है कि एपिसोडिक मेमोरी कहाँ पर स्टोर होता है आपके ब्रेन में। पहला ऑप्शन है हिंड लोब, फ्रंटल जो आपके मस्तिष्क का जो अगला पार्ट होता है उसमें स्टोर होता है, या टेम्पोरल, या ऑप्शन डी है एमिगडला। एमिगडला भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, टेम्पोरल लोब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2+2=4 इन विच टाइप ऑफ मेमोरी? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जितने भी हम लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं, चाहे आप जीके जीएस क्वेश्चन देखते हो, वो सारे हम सॉल्व करते हैं सेमेंटिक्स मेमोरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मेमोरी से आपके एग्जाम में हमेशा सवाल, मैक्सिमम सवाल आपके मेमोरी से पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को करा रहा हूँ। और इसलिए मैंने कहा था कि एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में सवाल आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघा को स्मरण है कि जब वो 8 साल की थी वो मनमौजी थी। मेघा की ये स्मृति क्या कहलाती है? आपको पता हो, आपको भी जब आपका बचपना याद होता होगा तो मैक्सिमम लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा मनमौजी हुआ करते थे। तो जो आप याद करते हो अपनी मेमोरी, वो किस पार्ट की मेमोरी है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एपिसोडिक, सेमेंटिक्स, सेंसरी, या ऑप्शन डी है एमेंसिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एपिसोडिक मेमोरी, जिसे आप घटनाजन्य स्मृति के नाम से जानते हैं। इस सवाल को याद रखिएगा, जब भी हम अपने पास्ट के कुछ बचपना का याद करते हैं उसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 46, हास्य लब्धि का उपयोग सर्वप्रथम किस बौद्धिक परीक्षण में हुआ था? एक होता है डीओ, डीक्यू, ठीक है? जिसको आप डेटोनेशन क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है? उसका प्रयोग सबसे पहले बुद्धि में कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बीने साइमन परीक्षण के टाइम पे, बुद्धि परीक्षण, गल्टन कैटल परीक्षण या ऑप्शन डी है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वेस्लर एडलर बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी। बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपागमों में कौन सा सबसे पुराना है? मतलब इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में सबसे पुराना असेसमेंट कौन सा है बुद्धि को मापने का? पहला ऑप्शन है सेमेट्रिक अप्रोच, बायोलॉजिकल, कल्चर फेयर या ऑप्शन डी है क्रोनोमेट्रिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न मत के अनुसार विचारों को विश्लेषण और मूल्यांकन करने, समस्याओं को समाधान करने और डिसीजन लेने का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में लिया जाता है? मतलब एक आपको वैज्ञानिक है एस्टेनबर्ग, उनके अनुसार बताना है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, डिसीजन कोई लेते हो, कोई आइडिया क्रिएट करते हो, ये सब कुछ किस बुद्धि के द्वारा आप ये सब कर पाते हो? क्या वो लॉजिकल एनालिटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है या ऑप्शन डी है एसेंशियल होता है। तो ये सारे चीज़ हम एस्टेनबर्ग के अनुसार जो हम अपना बुद्धि यूज़ करते हैं होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा हम जो भी चीज़ को विश्लेषण करते हैं, कोई भी सॉल्व करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सब एनालिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखना, एनालिटिकल तब टिक आउट करोगे जब आपसे एस्टर्नबर्ग के अनुसार पूछा जाए तो। अगर एस्टर्नबर्ग के अनुसार ना पूछा जाए तो आपका आंसर कोई और हो सकता है। लेकिन जब एस्टर्नबर्ग के अनुसार पूछा जाए तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है एल्बर्ट। एल्बर्ट ने व्यक्तित्व के सिलगुणों का वर्गीकरण किया था। हमने एनसीईआरटी में एल्बर्ट के जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ था उसको हम काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। अगर आपको नहीं देखा है तो आप जाकर एनसीईआरटी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था, जिसके अंदर सेकेंडरी, सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेड्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह परीक्षण जिसमें अभिसारी चिंतन की अपेक्षा अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है, उसे हम कैसे मापन करते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट आप जिसे ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ओपन एंडेड कहते हो, और डाइवर्जेंट को आप क्लोज एंडेड। एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करवाना उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट, ठीक है? और एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आप हाँ या ना में आंसर देना आता है क्लोज एंडेड डाइवर्जेंट। तो आपको बताना है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह पे जब रिक्वायर होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, तो हम कैसे मापन करते हैं उस चिंतन की। मतलब कोई बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है तो उसको आप कैसे मापन करोगे? आपके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग का मेजर है लेकिन आपको मापना है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो उसे आप किस प्रकार आप मानोगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिएटिविटी। आपको मैंने जस्ट बताया था डाइवर्जेंट मतलब एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से सॉल्व करना डाइवर्जेंट कहलाना है। तो डाइवर्जेंट कौन कर पाएगा? जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा, जिसके अंदर काफ़ी मानसिक आईक्यू 125 से अबव होगा, वो क्रिएटिविटी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, डैश दो चरों या प्रांतकों के मध्य अधिकतम सहसंबंध कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो इसको लेकर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किस अभिकल्प में उपचार को आराम होने से पूर्व समूह की समानता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए बिना ही दो समूह में एक समूह को प्रायोगिक उपचार दे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैटिक ग्रुप डिजाइन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन
प्रयोग के अविकल्प बनाने का एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि विलियम मैक्डोगल द्वारा समाज मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पहला ऑप्शन है 1906, 1908, 1912 या ऑप्शन डी है 1918। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1908 में विलियम मैक्डोगल की समाज मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई थी। इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन एक अनुवात्मक संचार का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है चैनल, सेंडर, रिसीवर या ऑप्शन डी है बाईस्टैंडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामाजिक तुलना सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? याद रखना, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, मतलब सामाजिक तुलना। यहाँ पर सोशल कल्चर नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान से समझना। सोशल कल्चर एक अलग थ्योरी है, सोशल लर्निंग भी एक अलग सिद्धांत है। इस सारे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सोशल कल्चर, सोशल लर्निंग, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ये सब अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है आपके फेस्टिंगर द्वारा दिया गया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के प्रतिपादन फेस्टिंगर ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व को निर्धारण दूसरों की तुलना में अच्छा या खराब देखकर हम कर सकते हैं। जो कि आजकल आपने देखा भी होगा, रिलेशन अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप अमीर नहीं हो, या तो आपके रिलेशन वाले आपसे ज़्यादा बनती नहीं है। वो मतलब सामने वाला कंपेयर करके आपसे रिलेशनशिप निभाता है, और किसी के पास पैसे होते हैं तो उनसे अच्छा रिलेशन, उनसे अच्छी बॉन्डिंग होती है। चाहे वो उस सामने वाला इंसान उसको 2-4 बोल भी दे, तो भी उससे अच्छा रिलेशनशिप निभाता है। वो सब कंपैरिज़न जो है, कंपेयर लोग करते हैं कि कौन-सा रिलेशन बेटर है, कौन-सा अच्छा हमारे फ़ायदे के लिए। उसी को कहा जाता है आपका सामाजिक तुलना सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन 3 महीने के गर्भाधान के दौरान नर के आंतरिक यौन अंगों का विकास के लिए क्रांतिक है? तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए, आपने साइकोलॉजी क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, जिसे हम प्रतिम्यूलरिन हार्मोन की प्रेजेंट में ऐसा कहते हैं। ये सवाल हमने 9-10 आपको बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, वाइगट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। वाइगट्स्की ने, आपको पता होना चाहिए वाइगट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगट्स्की ने सोशल कल्चर का सिद्धांत दिया था, जिसे आप सामाजिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो सोशल इंटरेक्शन पे। इनके सिद्धांत से आपको पता होना चाहिए, सोशल कल्चर सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत दिया था, और इन्हें सामाजिक इंटरेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में किस एक से आनुवंशिकता सीधे तौर पर संबंध नहीं है? मतलब आपको बताना है कि जो आपकी हेरिडिटी होती है, वो डायरेक्टली किससे कंसर्न नहीं होती है? मिम से, जीन से, आरएनए या ऑप्शन डी है डीएनए। तो आपको पता होना चाहिए मीम्स कुछ होता नहीं है। मीम्स क्या होता है? आपकी फ़ोटो का मीम्स बना देना, कुछ उसका कार्टून बना देना, उसको कहा जाता है मीम्स। लेकिन हेरिडिटी का दूसरा नाम है जीन्स, और उसे हेरिडिटी के अंदर आपका डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन मिम्स ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो टोटल आपके इतने सारे क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सारे क्वेश्चन को बार-बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो सिर्फ़ आपको 300 में दिया जा रहा है, जो काफ़ी कम रेट है। आपके पॉकेट मनी, आपके डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट है, और एग्ज़ाम पास में है। तो जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, सारे लोग सीरियस होकर अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना अब, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का दिन गया। कभी भी आपका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो सकता है, और ऐसे समझ के रखना कि कभी भी एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा, जस्ट अगर कल आपका एडमिट कार्ड आता है तो 1 हफ्ते के अंदर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का एक डेट निकलेगा कि आपका एग्ज़ाम 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत हो चुका। डायरेक्ट अब कभी भी आपके ऑफ़िशियल नोटिस आती है, तो उसको समझना उसके 1 हफ्ते के अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा।
बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम 20 तारीख से होगा, 30 तारीख से होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी आपके ऑफ़िशियल डेट आएँगे, उसके 1 हफ़्ते के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो इसलिए बी प्रिपेयर रहो, अपनी तैयारी अपने तरफ से 100% तैयार रहो। जब भी एग्ज़ाम का डेट आए, बस आपको पेपर देने जाना हो। एग्ज़ाम की तारीख को लेकर मत बैठे रहो कि एग्ज़ाम का डेट आएगा, तो पढ़ने बैठेंगे। डेली आप लोग मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, आप उसको लेकर चिंतित मत रहो। चिंतित आपको रहना है तो बस अपने पढ़ाई को लेकर रहो, अपना 100% आप प्रिपेयर रहो। कभी भी एग्ज़ाम हो, आपको पेपर को क्वालीफ़ाई करना है एनी हाउ। तो बस आप लोग अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार।